गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अशोक के शिलालेख। अशोक के फ्रेंड्स कुल 40 शिलालेख मिले हैं और इनकी भाषा जो है फ्रेंड्स प्राकृत है। लिपि यानी कि जिस तरीके से लिखे जाते हैं, जो लिखने का जो तरीका होता है, स्क्रिप्ट, उनकी खरोष्टी, अरमाइक, ब्रह्मी और ग्रीक है। 4 लिपियों का उसका प्रयोग किया गया है और 36 वर्षों तक फ्रेंड्स अशोक ने शासन किया था, 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। तो उनकी जो खरोष्टी थी और जो ब्रह्मी थी, ब्रह्मी जो थी फ्रेंड्स, तो वर्तमान में हमारे द्वारा प्रयोग की जाती है लिपि, यानी कि जो लिखने का तरीका, किस तरीके से हम लिखे हैं उसे लिपि कहते हैं। तो ब्रह्मी जो उसकी लिपि थी फ्रेंड्स, अशोक की लिपि जो ब्रह्मी थी, प्राकृतिक भाषा में जो लिपि थी, तो ब्रह्मी जो लिपि थी फ्रेंड्स, ब्रह्मी को दाएं से बाएं लिखा जाता था। वर्तमान में जो हम लिखने का प्रयोग करते हैं, ऐसे इधर से इधर को ब्रह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। और खरोष्टी जो थी, खरोष्टी जो लिपि थी, खरोष्टी लिपि ये ऊपर से यहाँ ऐसे लिखी जाती है, यानी कि ब्रह्मी के बिल्कुल विपरीत। ब्रह्मी तो वो लिपि होगी जो बाएं से दाएं, जैसे वर्तमान में हम लिखते हैं, इधर से लिखना शुरू करते हैं ऐसे ऊपर पेज के, ठीक है। और खरोष्टी उसके विपरीत दाएं से ऐसे लिखी जाती थी, ठीक। और जो ग्रीक होती थी, ग्रीक यानी कि यूनानी, ग्रीक जो लिपि थी वो भी वो नीचे साइड, पेज के नीचे, यहाँ पेज के नीचे जो नीचे वाला भाग होता है वहाँ बाएं से दाएं ऐसे लिखी जाती थी। और जो अरमाइक थी, अरमाइक वो पेज के नीचे, यानी कि पेज के नीचे साइड दाएं से बाएं लिखी जाती। तो ये 4 लिपियों का प्रयोग लिखने का तरीका, यानी कि किस प्रकार के अक्षर होते हैं, इस प्रकार जो लिपि थी वो ब्रह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक थी। और भाषा प्राकृतिक थी अशोक के शिलालेखों की, ठीक है। और शिलालेख जो अशोक के पाए गए थे फ्रेंड्स, वो गुफाओं की दीवारों में, शिलाओं में, जो बड़ी बड़ी शिलाएं होती है उसमें, और स्तंभों में पाई गई थी। रुमनदेही अभिलेख जो था ये अशोक का, ये लुम्बिनी में जो पाया गया है, और जो कर आदि से संबंधित भी है, ये सबसे छोटा अभिलेख है अशोक का, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि अशोक के अभिलेख कितने हैं। 40 अभिलेख पाए गए हैं, जिनमें प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है, और प्राकृतिक भाषा का, और लिपियाँ जो उसमें 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है, ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। खरोष्टी लिपि का प्रयोग पाकिस्तान क्षेत्र में जो अभिलेख पाए गए हैं, और वैसे अभिलेख पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल और बांग्लादेश में पाए गए हैं। और पाकिस्तान क्षेत्र के जो अभिलेख है उसकी भाषा समझ लीजिए लिपि खरोष्टी है। तो अशोक का जो शासनकाल रहा फ्रेंड्स, 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। 32 वर्षों तक उसने शासन किया। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। चक्रवर्ती सम्राट का अर्थ होता है फ्रेंड्स सम्राटों का सम्राट, यानी कि कई राजा हैं उनका भी राजा। चक्रवर्ती सम्राट उसे कहा जाता है जो राजाओं का राजा होता है, सम्राटों का सम्राट। तो ये थी फ्रेंड्स अशोक के विषय में कुछ जानकारी, जो हमारी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। जैसे कितना उसका शासनकाल रहा, 36 वर्ष, और कहाँ से कहाँ तक रहा। 268 ईसा पूर्व से BC कहते हैं जिसे, कौन कॉमन एरा है या करंट एरा है, जो BC से 268 BC से 232 BC, तो 36 वर्षों का उसका शासन का। पिताजी का नाम उनका बिंदुसार था, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। उपगुप्त उनके जो से प्रभावित हो गए, जो उनके गुरु थे उपगुप्त, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। कलिंग युद्ध के पश्चात उनका हृदय परिवर्तन हो गया, और उन्होंने भीरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाया। अर्थात जो है जीतने के लिए या राज्य स्थापित करने के लिए, राज्य के विस्तार के लिए और अपना शासन प्रशासन चलाने के लिए धम्म, यानी कि धर्म, सभी धर्मों के जो वास्तविक और जो सही चीज़ें होती है, जो मानवीय मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होती है, उनको अपनाया, ठीक है। उनका नाम देवनामपुरी, उनका पूरा नाम देवनामपुरी अशोक था। पिताजी का नाम बिंदुसार था उनका,
और माता जी का नाम उनका शुभांगी था। तो ये थी अशोक के विषय में जानकारी फ्रेंड्स, और अन्य जानकारी भी जो परीक्षा उपयोगी होंगी हम मैं नियमित प्रस्तुत करूँगा। और आज मैंने वक्तव्य भी दिया था कि यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। समान यानी कि समान सभी के लिए समान हो, क्योंकि वर्तमान में शरीयत कानून 1937, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, उत्तराधिकारी कानून 1956 के तहत जो नागरिक संबंधी मामले हैं, जो सिविल मामले हैं, उनके संबंध में कानून बनाए गए। सिविल मामले वो मामले होते हैं फ्रेंड्स जो व्यक्ति को अपनी सामान्य जीवन यापन में या जीवन यापन से संबंधित होते हैं, उनकी सामान्य आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं, जो उन्हें एक अधिकार मिला है, जो उनका प्राकृतिक अधिकार है, जो एक नागरिक होने के रूप में अधिकार है, उनको सुनिश्चित करने में जो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं सामान्य नागरिकों के मध्य या सामान्य गुटों के मध्य, तो उन्हें सामान्य का मामले यानी कि नागरिक मामले कहा जाता है, सिविल मामले कहा जाता है। यानी कि जैसे अब इसमें कुछ प्रमुख चीज़ें हैं, जैसे विवाह संबंधी विवाद हो गया, ज़मीन जायदाद के बंटवारे संबंधी हो गया, गोद लेने संबंधी हो गया, या इस पर ज़मीन जायदाद, इस प्रकार के जो मामले होते हैं, और जो है तलाक संबंधी मामले हो गया, जो व्यक्ति सामान्य रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है किसी देश में कोई नागरिक, और उन पर अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं अधिकारों को सुनिश्चित करने में सामान्य व्यक्तियों के मध्य, और जिसका उद्देश्य कोई अपराध करना नहीं होता है या किसी अन्य के व्यक्ति की को कानून का उल्लंघन करके उसके प्रति अपराध करना ना, उसके चीज़ों को छीनना ना होके अपने जो अधिकार हो उसको सुनिश्चित करना होता है ना, क्या कहा जाता है, सिविल मैटर कहा जाता है। यानी कि उसका अपराध करना उद्देश्य नहीं है, अपने अधिकार को सुनिश्चित करना उद्देश्य है। और जैसे मैंने पूर्व बताया, विवाह हो गया, उत्तराधिकार हो गया, और ज़मीन संबंधी हो गया, इस प्रकार के मामले, और गोद लेने संबंधी हो गया। और जो क्रिमिनल मामले कराए जाते हैं फ्रेंड्स, वो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं। जैसे मर्डर हो गया, 302 का आईपीसी, वो सभी को समान रूप से लागू हो गए। मर्डर हो गया, लूटपाट हो गई 392, और किसी घर में बिना किसी अनुमति के किसी घर में प्रवेश करने हो गया 452 हो गया, और 376 हो गया, ये जो है रेप। यानी कि यहाँ पर व्यक्तिगत दूसरे के सरकार के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध जाके दूसरे की गतिविधियों को बाधित करना, दूसरे की संपत्ति को लेना, या दूसरे के जीवन को समाप्त करना, अपराध क्रिएट करना है क्रिमिनल में। अपने अधिकारों से उसका मतलब नहीं है व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का है, और दूसरे के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करके, दूसरे की संपत्ति में प्रवेश करके, और दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, और अपना हित करना चाह रहा है, अपराध क्रिएट करके, कानून के विरुद्ध जाके, सरकार के विरुद्ध जाके, समाज के विरुद्ध जाके, तो ये क्रिमिनल मामले कहलाते हैं। और सिविल मामले हो गए अपना अधिकार सुनिश्चित करना चाह रहा है, और उसका उसमें जो है दो गुटों के बाद जो सामान्य जिनकी प्रवृत्ति अपराध की नहीं है, लेकिन अपराध ये वो अपना अधिकार सुनिश्चित करने जा रहे हैं। ज़मीन हो गया, समझ में नहीं आ रहा किसकी ज़मीन क्या है, मेरा कितना है, तो यहाँ पर विवाद उत्पन्न हो जा रहा है, तो ये सिविल मामले हो जाएंगे। गोद लेने संबंधी, किसी को गोद लेना चाह रहा है सामान्य व्यक्ति, यहाँ पर विवाह संबंधी, तलाक संबंधी सामान्य मामले कहलाएंगे, नागरिक मामले कहलाएंगे, सिविल मामले कहलाएंगे, और क्रिमिनल या अपराधी द्वारा जो किए जा रहे हैं। तो ये तो अंतर हो गया क्रिमिनल और सामान्य मामलों का, सिविल मामलों का। लेकिन ये जो क्रिमिनल मामले हैं, अब लूटपाट करना, चोरी करना, मर्डर करना, हत्या करना, मारपीट करना, ये आपके किस में आएंगे, क्रिमिनल में। ये कोई जाति का, कोई धर्म का हो, उसके लिए समान रूप से भारत देश के अंदर लागू होते हैं, किसी भी देश के अंदर लागू होते हैं। अभी हम भारत की बात करेंगे तो भारत में क्रिमिनल मामले किसी भी धर्म, किसी भी जाति का व्यक्ति उस पर समान रूप से लागू। मर्डर चाहे हिंदू करे, मुस्लिम करे, सिख करे, ईसाई करे, बौद्ध, जैन, कोई भी करे, उसको 302 के तहत कार्रवाई होगी, उसे सजा दी जाएगी। लूटपाट कोई भी करे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो उसको उसके तहत सजा, किसी भी जाति का करे, मर्डर करे, लूटपाट करे, रेप करे, और अन्य मारपीट करे, तो कोई भी धर्म हो, किसी भी जाति का हो, उस पर आईपीसी की समान धाराएँ लगेंगी। लेकिन सिविल मामलों के जो धाराएँ जो हैं धर्म के अनुसार थोड़ा भिन्न है। जैसे शरीयत कानून के 1937 के अनुसार मुस्लिम समुदाय पर
विवाह आदि के उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं या उनके मामले निपटाए जाते हैं। और हिंदू मैरिज एक्ट 1954 में सॉरी क्षमा कीजिए 1955 के तहत हिंदू मैरिज एक्ट विवाह के संबंधित नियम कानून और गति वो जो कार्यवाहियों का वर्णन है वो वहाँ पर वो मैरिज एक्ट बनाया गया है उनके विवाह के संबंध में हिंदू। और उत्तराधिकारी है 1956 हिंदू हिंदू उत्तराधिकारी कानून कहेंगे आप उसको, वो 1956 का है। विशेष कानून जो किसी धर्म को नहीं मानना है उसके लिए 1954 का विशेष मैरिज एक्ट स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का। तो इस प्रकार क्रिमिनल के तो सभी के मामले हो गए। और यहाँ को यूजीसी ये कह रहा है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है समान नागरिक संहिता में ये कहा जा रहा है कि जो सिविल मामले हैं वो सब पर समान रूप से लागू होने चाहिए। जिस तरह से क्रिमिनल तो समान सभी पर है, लेकिन सिविल भी सबके जो मैरिज के नियम सबके लिए समान हो, उत्तराधिकार के समान हो और क्या कहते हैं जो अन्य अन्य विवाद हैं सामान्य उनके लिए सभी के समान हो, जिससे कि एक समरसता स्थापित की जा सके, एक समानता स्थापित की जा सके। और किसी धर्म के अनुसार अगर किसी वर्ग किसी जैसे महिलाओं पर अधिक अत्याचार हो रहा है तो उसको सुनिश्चित किया जा सके। और बेटा बेटी में अंतर हो रहा है उत्तराधिकारी के संबंध में तो उसे सुनिश्चित किया जा सके। तो इसलिए यूजीसी लाया गया, यानी कि जो वर्तमान में होना चाहिए, जो इतनी लंबी जो यात्रा करके ये वर्तमान मानव जीवन सुनिश्चित किया गया है, तो उसमें जो उत्कृष्ट होना चाहिए किसी भी लिंग के लिए, किसी भी वर्ग के लिए, तो वो चीज़ होनी चाहिए। जैसे महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए और बेटा बेटी पर कोई भेद नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए जो बेस्ट कानून है वो है यूजीसी यूनिफॉर्म सिविल कानून, यानी कि सभी के लिए शरीयत कानून को लागू न करके या हिंदू मैरिज एक्ट स्पेशल को लागू न करके जो सभी के जो आदर्श नियम हैं उनको अपनाया जाए। ये सिविल मामलों में, शादी के मामले में, विवाह के मामले में, डाइवोर्स में क्या मामले में, एलिमनी के मामले में, यानी कि जो जीवन भत्ता दिया जाता है तलाक के बाद उसके मामले में, उत्तराधिकार के मामले में। तो यही है यूनिफाइड समझ लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता। गोवा में ये पूर्व आज़ादी से पूर्व से लागू थी, यानी कि पूर्व से इसमें गोवा में लागू थी क्योंकि पुर्तगाली प्रशासन वहाँ था 1961 में आज़ाद हुआ, तो वहाँ समान नागरिक संहिता पूर्व से ही लागू थी और उत्तराखंड में ये लागू होने जा रहा है। और इसमें जो है जो एसटी वर्ग है, अनुसूचित जनजाति, ये वर्ग विशेष की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए इसको एसटी वर्ग को इससे भिन्न किया गया है, अलग किया गया है। 1967 में उत्तराखंड की 5 जो है जनजातियों को घोषित किया गया था। भूटिया होगी, जौनसारी होगी, थारू, और इन कास्टों को जो है उसमें रखा गया था अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति वर्गों को समान नागरिक संहिता से बाहर रखा गया, यानी कि उनको स्वतंत्रता दी गई है उनके विवाह, उत्तराधिकारी आदि मामलों में, ताकि ये जो है वर्ग अपनी स्थायित्व को बनाए रखे। और इसमें अन्य भी कुछ कारण हैं कि क्यों ऐसा किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो 7 फरवरी को उत्तराखंड में पास हुआ 2023 को 24 को उत्तराखंड विधानसभा में ये समान नागरिक संहिता। तो ये मेरा व्याख्यान है समान नागरिक संहिता के संबंध में कि क्या है, क्यों लाई गई है। तो आशा करता हूँ कि ये व्याख्यान स्पष्ट करने में सक्षम होगा। तो वीडियो को देखने के थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।